Hello everyone, welcome to IS Help Desk. Today we are going to start with inflation part 2. We have already completed inflation part 1 video. You must watch that video as I have explained the important concept in very simplified manner. And before inflation we have completed important chapters such as basic concept of economy, national income, monetary policy, and banking. You must watch those videos as well. Now let's see who calculates WPI and CPI. होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कौन कैलकुलेट करता है? CPI को कैलकुलेट करता है NSO. NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. NSO कैलकुलेट करती है CPI को. ये याद रखें क्योंकि एग्जाम में अक्सर आता है. और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करती है द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. CPI के लिए NSO और WPI के लिए द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कैलकुलेट करती है. न्यू WPI सीरीज. वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स. होलसेल प्राइस इंडेक्स एक इंडिकेटर है जो मेजर करती है एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो एवरेज चेंज हो रही है, बढ़ना या घटना गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस का होलसेल लेवल पे. ये रिटेल लेवल को मेजर नहीं करती, ये होलसेल लेवल को मेजर करती है, होलसेल को. इसमें जो WPI है वो हेल्प करती है पॉलिसी मेकर को, जैसे गवर्नमेंट हो गए, एनालिस्ट को, बिजनेस को, ताकि इन्फ्लेशन के ट्रेंड को वो देख सके और उस पर वो डिसीजन ले पाए. होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI में कुछ कैटेगरीज आते हैं, जैसे प्राइमरी आर्टिकल हुए, फ्यूल, पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स. ये सब WPI में काउंट होते हैं जो होलसेल लेवल पे खरीदे बेचे जाते हैं. लेट्स सी व्हाट इज बेस ईयर अपडेट. हमने देखा है कि बेस ईयर होता क्या है. बेस ईयर उसको बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक ईयर होता है जिस ईयर से हम प्राइस को कंपेयर करते हैं, कितना बढ़ा है, कितना घटा है. बेस ईयर उस ईयर को चूज किया जाता है जो कि रिलेटिवली स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन होता है. यानी कि जैसे कोविड का टाइम था, बहुत ज्यादा इकोनॉमी डाउन थी, तो ऐसी सिचुएशन को नहीं लेते हैं. ऐसे सिचुएशन को भी नहीं लेते हैं जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम कर रही हो. ये स्टेबल होना चाहिए, ना इकोनॉमी बहुत नीचे ना इकोनॉमी बहुत ज्यादा ऊपर हो. उस साल को बेस ईयर चुना जाता है. तो उसी बेस ईयर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. 2017 में WPI का बेस ईयर चेंज हुआ, अपडेट हुआ. और ये जो पहले जो बेस ईयर था वो 2004-05 से 2011-12 तक चलता रहा. यानी 11-12 के बाद से 2017 को बेस ईयर लिया गया. एक्सपैंडेड कवरेज. न्यू WPI सीरीज में 697 आइटम्स को लिए जाते हैं, यानी 697 प्रोडक्ट्स को लिए जाते हैं जिसपे हम WPI को मेजर करते हैं. और ये और ज्यादा आइटम्स को इसमें ऐड किए गए हैं ताकि एक कंप्रिहेंसिव और ज्यादा क्लियर हमें इंडिकेशन मिल सके कि इन्फ्लेशन वाकई में कितना बढ़ रहा है या घट रहा है. होलसेल प्राइस इंडेक्स. इंडिया में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 6 रिवीजन इसमें हुए हैं अभी तक. पहला हुआ था 1952-53 में, दूसरा हुआ था 1962-61-62 में, तीसरा हुआ था 1970-71 में, चौथा हुआ था 1981-82 में, पांचवा हुआ था 1993-94 में, छठा हुआ था 2004-2005 में, और जो करंट सीरीज है इसका 2011-2012 है. WPI कंपोनेंट्स को हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. इसमें प्राइमरी आर्टिकल्स आते हैं, फ्यूल आता है और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आते हैं. फ्यूल एंड पावर में क्या आता है? पेट्रोल, डीजल, LPG. इन प्राइस को मेजर किया जाता है. मैन्युफैक्चर गुड्स में क्या आता है? मैन्युफैक्चर गुड्स में आता है टेक्सटाइल, केमिकल और मेटल्स आते हैं. प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या आते हैं? प्राइमरी आर्टिकल्स में सीरियल्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स ये आते हैं. ये बहुत बेसिक्स है लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि फ्यूल, पावर, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें हैं
जो WPI में इंक्लूड होते हैं। कैलकुलेटिंग WPI को कैलकुलेट करने के लिए सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स को ले जाते हैं, यानी जितने प्रोडक्ट मार्केट में सारे प्रोडक्ट नहीं आते हैं, इसमें कुछ सिलेक्टेड कमोडिटीज ही आते हैं जो WPI के लिए सिलेक्ट किया जाता है। टोटल जो कमोडिटीज हैं वो 697 कमोडिटीज हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है कैलकुलेशन ऑफ WPI के लिए। दिस ऑफ WPI के यूज कहाँ कहाँ होता है ये हम देखते हैं। सबसे पहला है असेसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट को असेस करने के लिए देखा जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट जैसे एक स्टील मैन्युफैक्चरर है, वो WPI के डेटा को देखता है और ये अंदाजा लगाता है कि आयरन ओर हुआ, कोल प्राइसेस हुआ, किस हिसाब से वो बढ़ रहे हैं, किस हिसाब से वो घट रहे हैं। उसके हिसाब से वो प्लान करते हैं प्रोडक्शन और उनकी प्राइसिंग, कितना प्राइस होंगे, स्ट्रेटेजी को बनाने में उनको हेल्प मिलता है प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस के थ्रू। WPI इन्फ्लेशन मॉनिटरिंग में भी हेल्प करती है, गवर्नमेंट को हेल्प करती है, साथ में ये इंडस्ट्री को हेल्प करती है, यानी इंडस्ट्री और पॉलिसी मेकर दोनों को हेल्प करती है कि इन्फ्लेशन को मॉनिटर करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो जो ऑटो के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्टील हो गए, रबर हो गया, प्लास्टिक प्राइसेस हो गए, उनको वो मॉनिटर करते हैं उनके प्राइसेस को, और उसके हिसाब से वो तय करते हैं कि इनका जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा। यानी इन्फ्लेशन मॉनिटर करते हैं अलग अलग पार्ट्स के थ्रू कि किस हिसाब से इन्फ्लेशन प्राइस उनका इंक्रीज कर रहा है। WPI को सप्लाई चेन मैनेजमेंट को देखने के लिए भी हम यूज करते हैं, यानी कि हर एक स्टेज पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अलग अलग स्टेज पे हम देखते हैं कि किस हिसाब से WPI इंक्रीज कर रही है, गुड्स के जो प्राइस है वो किस हिसाब से वो मूव कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं, वो मॉनिटर किया जाता है हर एक स्टेज में, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में। फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो WPI को यूज करती है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को, जैसे कि व्हीट, शुगर, वेजिटेबल को मेजर करने के लिए कि किस हिसाब से उनके प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, किस हिसाब से डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है WPI का डेटा। इनके अलावा WPI को यूज किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में भी। इंटरनेशनल ट्रेड में किस तरीके से यूज होता है? इंटरनेशनल ट्रेड में जो इंपोर्टर होते हैं, एक्सपोर्टर होते हैं, वो WPI के डेटा को यूज करते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि जो भी गुड्स है इंटरनेशनली जो अवेलेबल है उसके कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, किस हिसाब से वो इंटरनेशनली इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ताकि उनकी स्ट्रेटेजी वो बना पाए। स्ट्रेटेजी बनाएंगे तभी तो वो कम्पिटिटिव होगा, तभी तो वो उसको वो इंटरनेशनल मार्केट में शेयर कर पाएंगे, या बाई कर रहे हैं तो बाकी जगह से कंपेयर कर पाएंगे कि बाकी जगह में कितने प्राइस है उस। WPI के डेटा को यूज किया जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी लेने के लिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टर है वो एनर्जी सेक्टर में मॉनिटर करता है WPI ऑयल एंड गैस प्राइसेस के, यानी ऑयल और गैस के प्राइसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से वो डिसीजन लेता है कि किस एनर्जी कंपनी में हमें पैसे को इन्वेस्ट करना है और किस में हमें नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी बहुत हेल्प करता है WPI का जो डेटा है। लिमिटेशन ऑफ WPI, एक तरफ WPI के बहुत सारे बेनिफिट है जो कि हमने अभी देखा है, साथ में इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, और जो लिमिटेशन है वो बहुत बड़ी लिमिटेशन है। वो कैसे? सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इंडिया का जो ग्रोथ है वो सर्विस लेड ग्रोथ है, सर्विस लेड ग्रोथ में का एक बहुत बड़ा रोल है अपना, लेकिन WPI में आयरनी यह है कि इसको यूज नहीं किया जाता है, इसको काउंट नहीं किया जाता है। सर्विसेज सेक्टर में हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज को काउंट नहीं किया जाता है। सर्विस सेक्टर को काउंट करने की इसमें जरूरत है WPI में। सेकेंड है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी काउंट नहीं किया जाता, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर अकाउंट में नहीं आता है WPI के मेजरमेंट में। हम जानते हैं कि इंडिया में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है बहुत बड़ा सेक्टर है, और इसमें एटलीस्ट 35%
इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है, लेकिन बावजूद इसको WPI में अकाउंट नहीं किया जाता है, जो कि जरूरत है WPI में इसको शामिल करने की। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI मेजर करता है रिटेल इन्फ्लेशन को। हमने अभी देखा होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? जो आम लोगों की जिंदगी को अफेक्ट करता है वो कहलाता है रिटेल इन्फ्लेशन। अगर टमाटर, आलू, प्याज, राशन का दाम बढ़ जाता है तो वो डायरेक्ट आम लोगों को अफेक्ट करता है, तो CPI उसी चीज को रिफ्लेक्ट करती है, यानी कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज को रिफ्लेक्ट करती है जो लोग यूज करते हैं। CPI लिविंग यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग और परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर को रिफ्लेक्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब हो गया कि अगर इन्फ्लेशन 10% इंक्रीज हो गई तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी 10% से कम हो जाएगा। मतलब आज अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए मिल रहा है, कल 110 रुपए हो गया, लेकिन पैसे हमारे पास 100 रुपए ही हैं, तो हमें खरीदारी में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना होगा। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग को दिखाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगा हो जाता है और कंप्रोमाइज करना होता है चीजों के साथ खरीदारी करने में। CPI परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर को भी रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10% इन्फ्लेशन बढ़ गया तो इसका मतलब ये भी होता है कि कंज्यूमर की जो एबिलिटी है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो 10% से कम होता है। 100 रुपए हमारे पास है, चीजों का दाम 110 रुपए हो गया, लेकिन एबिलिटी 100 रुपए का ही है, तो उसकी एबिलिटी को कम करता है। परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर की एबिलिटी को कम करता है। यानी CPI अगर शॉर्ट में हम देखें तो ये रिटेल इन्फ्लेशन को दिखाता है और डायरेक्ट आम इंसानों की जिंदगी से जुड़ा होता है, उसके बढ़ने घटने से हमें अफेक्ट पड़ता है। जो CPI है यानी इन्फ्लेशन है वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर को अलग तरीके से अफेक्ट करता है महंगाई बढ़ने से, एग्रीकल्चरल लेबर को अलग तरीके से अफेक्ट करता है, इसी तरीके से रूरल लेबरर्स हो गए, रूरल एंड अर्बन लेबरर्स हो गए, उनको अलग अलग तरीके से महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। इसलिए उनको मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर के CPI के लिए CPI IW है। CPI IW का मतलब होता है इंडस्ट्रियल वर्कर IW। ये जो वेज एडजस्ट होती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिखाती है। साथ में CPI AL है एंड CPI RL है। CPI AL है एग्रीकल्चरल लेबर के लिए, ये मिनिमम वेज को डिटरमाइन करती है, यानी इसके बेस पे मिनिमम वेज डिटरमाइन होता है कि कितना मिनिमम वेज होना चाहिए एग्रीकल्चरल लेबरर का और कितना वेज होना चाहिए रूरल लेबरर का। एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल लेबरर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन रूरल लेबरर के लिए अलग मैकेनिज्म यूज होता है, उनके लिए अलग वेज तय होता है। CPI अर्बन एंड रूरल एक कंबाइंड इंडेक्स है। CPI अर्बन एंड रूरल के लिए जो गांव और शहर दोनों को के लिए जो वेज है वो डिटरमाइन करती है और इन्फ्लेशन ट्रेंड को वो देखती है कि किस हिसाब से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, किस हिसाब से वो डिक्रीज हो रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ CPI के बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, इसके बेनिफिट हैं। नंबर 1, मॉनेटरी पॉलिसी को डिटरमाइन करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है CPI। RBI को जब लगता है कि महंगाई ज्यादा हो गई है तो RBI इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देती है, तो ये वो RBI जो डिसीजन लेती है वो CPI के जो डेटा होता है उसके बेसिस पे ही वो डिसीजन को लेती है। वेज एडजस्ट करने में हेल्प करती है CPI, यानी कि वेज, सैलरी, पेंशन को महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करना। अगर महंगाई ज्यादा हो रहा है तो सैलरी को भी बढ़ा देना, तो ये डिसीजन लेने में हेल्प करती है CPI वेज एडजस्टमेंट में। फिर हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं
वो ट्रैक करते हैं इस पैटर्न को, एक्सपेंसेस को, प्राइस चेंजेस को, एसेंशियल जो आइटम्स हैं उनके, और उसके हिसाब से वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके लिए हेल्पफुल है सीपीआई। कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी दिखाता है ये, किस हिसाब से, किस दर से महंगाई इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट को क्या डिसीजन लेना चाहिए, पॉलिसी मेजर्स में हेल्प करता है ये। तो कई तरीकों से सीपीआई बेनिफिशियल है, इसका बहुत हाई सिग्निफिकेंस है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई, पीपीआई वो इंडेक्स है जो दिखाता है कि कितना रेवेन्यू प्रोड्यूसर को मिले हैं, यानी कि प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स को रेवेन्यू मिलते हैं, जो प्राइस उनको मिलते हैं प्रोडक्ट को बेचने से, वो पीपीआई में शो करता है। लेकिन डब्ल्यूपीआई में क्या शो करता है, इसमें टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी इंक्लूड होते हैं। ये ओवरऑल फिगर को दिखाता है, बल्क ट्रांजैक्शन को दिखाता है। लेकिन जो पीपीआई है वो नैरो ट्रांजैक्शन को दिखाता है, वो सिर्फ प्रोड्यूसर्स का जो बेनिफिट है, रेवेन्यू है, उसको दिखाता है। पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स वर्सेस सीपीआई, दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि पीपीआई ये दिखाता है कि क्या प्राइस प्रोड्यूसर को मिल रहा है, यानी एक प्रोड्यूसर ने 10 रुपए का पेन बेचा तो 10 रुपए उसके हाथ में आ गए, लेकिन क्या प्राइस कंज्यूमर पे कर रहा है वो दिखाता है सीपीआई। बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रोड्यूसर जो रिसीव कर रहा है उसको पीपीआई में आता है ये, और जो कंज्यूमर पे कर रहा है वो सीपीआई में आ रहा है। डिफरेंस क्यों होता है? प्रोड्यूसर 10 रुपए का अगर उसको मिल रहा है किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, 10 रुपए मिला उसको, लेकिन जब कंज्यूमर उसको पे करता है, उसी पेन को खरीदने जाता है, तो क्या 10 रुपए में खरीदता है? नहीं, या तो 15 रुपए में खरीदता है, 20 रुपए में खरीदता है, या वो ज्यादा में खरीदता है। मान लेते 15 रुपए में खरीदता है कंज्यूमर, वो 5 रुपए एक्स्ट्रा देता है, जो प्रोड्यूसर ने 10 रुपए में प्रोड्यूस किए, लेकिन कंज्यूमर दे रहा है 15 रुपए। 5 रुपए कहाँ से आए? 5 रुपए है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, टैक्सेस हैं, ट्रेड मार्जिन है, कई चीजें इसमें ऐड होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि सीपीआई वो प्राइस है, इंडेक्स का वो वैल्यू शो करता है जो कंज्यूमर पे करता है। पीपीआई वो शो करता है जो प्रोड्यूसर रिसीव करता है। सर्विस प्राइस इंडेक्स एसपीआई, ये सर्विस को दिखाता है, सर्विसेज में जो चेंजेस आते हैं, जो इंक्रीज आता है सर्विसेज में, जो भी सर्विस सेक्टर का जो इंक्रीज डिक्रीज होता है, महंगाई बढ़ता है घटता है, उसको शो करता है। बट आयरनी ये है कि इंडिया में एसपीआई का कोई इंडेक्स है नहीं। यहाँ पे जरूरत है कि हम एसपीआई का इंडेक्स इंडिया में लाया जाए। अभिजीत सेन कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, और बाद में नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो कि सी रंगराजन के अंडर में लीडरशिप में बना था, उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया था। उन्होंने भी कहा था कि एसपीआई आना चाहिए। रिलेटेड कंसेप्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, इसमें सबसे पहला है इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या है? ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो इन्वेस्टर को मिलता है, स्पेशली जो लोग बॉन्ड में या फिक्स जहां पे इंटरेस्ट मिलता है वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, उनको मिलता है इन्फ्लेशन प्रीमियम। यानी कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होने की चांसेस है और जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो कम है, तो ये डर होता है कि हमारा जो रिटर्न होगा काफी कम हो जाएगा महंगाई की वजह से, इसलिए इन्फ्लेशन प्रीमियम दिया जाता है। इसको और इजी लैंग्वेज में समझेंगे कुछ एग्जांपल के साथ। मान लेते हैं कि किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट बॉन्ड में, उसको मिल रहा है 6%, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो देखता है कि महंगाई, इन्फ्लेशन 4% के रेट से हर साल इंक्रीज कर रही है, 4% के रेट से। अगर उसको सिर्फ इन्वेस्टर को सिर्फ 6% ही मिलता है तो उसको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि 4% तो महंगाई है, सिर्फ 2% ही उसका गेन होगा। तो वो डिमांड करता है इन्वेस्टर कि हमें आप दे दो इन्फ्लेशन प्रीमियम, यानी कि 6% तो हमें मिलेगा ही इंटरेस्ट रेट, आप हमें इन्फ्लेशन का भी जोड़ के दे दो, यानी 6 प्लस इंटरेस्ट रेट और 4% इन्फ्लेशन।
टोटल हो गया 10%। इन्वेस्टर डिमांड करता है कि हमें आप 10% के रेट से 10% इंटरेस्ट रेट दो बॉन्ड पे, क्योंकि 6% तो आप दे ही रहे हो और 4% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। सिर्फ अगर आपने 6% ही दिया तो हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए आप हमें महंगाई का भी जोड़ के दीजिए, 6 + 4 10% दीजिए, यानी 6% इंटरेस्ट रेट और 4% इन्फ्लेशन प्रीमियम, जो कि महंगाई इंक्रीज हो रहा है, महंगाई का बेनिफिट उसको मिलेगा इन्वेस्टर को, तो 4% और एक्स्ट्रा वो डिमांड करता है। 6 + 4 10% उसको टोटल इसमें इंटरेस्ट दिए जाएंगे। ये होता है इन्फ्लेशन प्रीमियम का कंसेप्ट। इन्फ्लेशन टैक्स और सीनियरेज, ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है इन्फ्लेशन का, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है पैसे क्रिएट करके, यानी कि नोट छापकर, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, या मनी सप्लाई बढ़ाकर वो रेवेन्यू जनरेट करती है। ये कैसे होता है? नंबर 1, वो पैसे को प्रिंट करती है, पैसे को प्रिंट कर दिया, नोट को छाप दिया, और छापने के बाद फिर वो मार्केट में सर्कुलेट कर दिया। जब मार्केट में नोट एक्सेसिव अगर छाप दिया जाए और सर्कुलेट कर दिया जाए तो वो महंगाई को बढ़ा देता है। जब महंगाई बढ़ गया तो उसके वजह से क्या होता है कि चीज़ों का दाम बढ़ना चालू हो जाता है। हर एक चीज़, गुड्स एंड सर्विसेज का दाम इंक्रीज होना बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है अगर गुड्स एंड सर्विसेज उसी हिसाब से प्रोड्यूस होते रहे। अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होते रहे, सामान प्रोड्यूस नहीं होता रहा, यानी सामान उत्पाद नहीं हो रहा है, नए नए सामान नहीं बनाए जा रहे हैं, गुड्स नहीं क्रिएट किए जा रहे हैं, और सिर्फ नोट छापकर हम मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, तो महंगाई को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। एक बार महंगाई बढ़ गया, यानी मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, तो उसके वजह से क्या होता है कि नॉमिनल जीडीपी भी इंक्रीज कर जाती है। नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज कर जाती है। जब महंगाई ज़्यादा इंक्रीज करती है तो नॉमिनल जीडीपी भी इंक्रीज करती है। और गवर्नमेंट क्या करती है, जो टैक्स लगाती है वो नॉमिनल जीडीपी लगाती है। इसके वजह से उनको रेवेन्यू जनरेट होना चालू हो जाता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट ने नहीं लगाया है, यानी कि गवर्नमेंट कोई टैक्स बढ़ाया नहीं है, सिर्फ महंगाई के वजह से चीज़ों का दाम बढ़ गया, और चीज़ों के दाम बढ़ने की वजह से उस पर टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया और उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा मुनाफा मिला, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो गया, गवर्नमेंट के पास पैसे आ गए। पैसे सिर्फ इसलिए आए हैं कि चीज़ों का दाम बढ़ा हुआ है। जब दाम 10 रुपया की जगह 15 रुपया होगा, 15 रुपये टैक्स लगेगा, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो चीज़ों का दाम बढ़ने की वजह से टैक्स ज़्यादा हुआ, उसकी वजह से उसको मुनाफा मिला, ना कि टैक्स बढ़ने की वजह से। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन टैक्स या सीनियरेज। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में एक सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसमें कॉर्पोरेट क्या करती है, अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करती है इन्फ्लेशन के इफेक्ट के हिसाब से। मतलब यह हुआ कि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रही है हर साल 5% के रेट से, और जो कॉर्पोरेट है उसको मुनाफा हुआ है 20% का, तो उसमें से क्या करेगा, वो 20 से 5 को जस्ट माइनस कर देगा, 15%। वो 50% प्रॉफिट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि 5% तो महंगाई की वजह से वो कम हो गया उसका प्रॉफिट। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग उसी को कहते हैं। इसमें एडजस्ट किया जाता है प्रॉफिट को इन्फ्लेशन के हिसाब से। 20% प्रॉफिट है, 5% महंगाई है, तो प्रॉफिट सिर्फ 20% दिखाएगा, महंगाई को नहीं जोड़ेगा, तो प्रॉफिट 20% दिखेगा। लेकिन असल महंगाई 5% है, 5% को माइनस किया जाता है, 15% ही दिखाया जाता है प्रॉफिट। इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है, इन्फ्लेशन को माइनस करके दिखाया जाता है, वही है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। फिलिप्स कर्व एक रिलेशनशिप को दिखाता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को, और ये रिलेशनशिप जो दिखाता है फिलिप्स कर्व, वो होता है इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि दोनों अपोजिट जाएगा। अगर इन्फ्लेशन हाई है तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो लो होगा। यानी इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं कि अगर इन्फ्लेशन हाई है तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लो होगा। उल्टे केस में अगर इन्फ्लेशन लो है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई होगा। इस रिलेशन को दिखाता है
फिलिप्स कर्व। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेशन को दिखाया गया है। जब इन्फ्लेशन हाई है इस पोजीशन पे, अनएम्प्लॉयमेंट लो है, लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन गिर गया, यानी इन्फ्लेशन यहाँ पे हाई था, मान लीजिए 10% था, यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है यानी बेरोजगारी है वो कम थी। जैसे ही इन्फ्लेशन कम हो गया, मान लीजिए इन्फ्लेशन 2% हो गया, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज कर गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना समझना है कि इन फिलिप्स कर्व ये शो करता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेशन को शो करता है, और दोनों अपोजिट होता है। यानी महंगाई बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगा, और महंगाई कम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा। इन्फ्लेशन हाई रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, इन्फ्लेशन कम रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहेगा। बस इसी रिलेशन को शो करती है फिलिप्स कर्व। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इसमें क्या होता है कि वेज, जो सैलरी वेज एम्प्लॉय को मिलता है वो इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने के बाद यानी लोगों के पास पैसे आने लगे, सैलरी मेरा बढ़ गया तो मैं खर्चा ज़्यादा करूँगा, ज़्यादा खर्चा करूँगा तो महंगाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यानी कि वेज इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, महंगाई बढ़ना चालू हुआ। जब महंगाई बढ़ना चालू हुआ तो वापस जिसको वेज मिल रहा था, जिसने कहा कि मेरा सैलरी बढ़ा दो, और फिर उसके वजह से सैलरी बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ गया। फिर वापस जब महंगाई बढ़ने लगा तो वापस दोबारा आया, वो आके बोला कि कब मेरा सैलरी दोबारा बढ़ा दो क्योंकि महंगाई बढ़ गई। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये स्पाइरल काम कर रहा है कि हायर प्राइस जब बढ़ा तो दोबारा वेज को बढ़ाना पड़ा, क्योंकि एम्प्लॉय डिमांड करने लगा कि महंगाई बढ़ गया, जबकि महंगाई उसके वजह से ही बढ़ा था, वेज बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ा था। महंगाई बढ़ा तो दोबारा उसने डिमांड किया कि हमें सैलरी बढ़ा दो, वेज बढ़ा दो, तो उसके वजह से वेज बढ़ाया गया। इस साइकिल को, दिस साइकिल ऑफ राइजिंग वेज एंड प्राइस क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। ये साइकिल क्या करता है कि स्पाइरल बनाता है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बनाता है, यानी गोल गोल घूमता रहता है। कि वेज वाले बोलते हैं, सैलरीड जो एम्प्लॉय हैं वो बोलते हैं मेरा महंगाई को इंक्रीज कर दो। एक बार महंगाई इंक्रीज हो गया तो फिर बोलते हैं महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके हिसाब से मेरा सैलरी बढ़ा दो। सैलरी बढ़ती है, फिर महंगाई बढ़ती है, फिर उसके हिसाब से सैलरी बढ़ाना पड़ता है। इस तरीके से गोल गोल घूमता रहता है। इसी रिलेशनशिप को, वेज प्राइस स्पाइरल को हम देख सकते हैं इस चार्ट के थ्रू। इस डायग्राम में दिखा रहा है कि किस तरीके से वेज इंक्रीज कर रहा है, फिर महंगाई इंक्रीज हो रहा है, जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रही है, और वो इंक्रीज होने की वजह से फिर दोबारा वर्कर बोल रहे हैं कि हमें सैलरी दोबारा बढ़ा दीजिए, और फिर हायर लेबर डिमांड हो रहा है उसके वजह से। तो ये गोल गोल घूम रहा है कि सैलरी बढ़ी, महंगाई बढ़ा, फिर महंगाई बढ़ने की वजह से फिर दोबारा सैलरी बढ़ी। ये वेज प्राइस स्पाइरल का। With this, we complete the chapter on inflation. In our coming videos, we will start with public finance. In public finance, we will deal with the fiscal policy, government budgeting, taxation, and subsidies. These are very important for prelims exam as well as mains exam. So you should watch all these videos. We try to keep the videos as simple as possible. And still, if you have any doubt, you can ask the question anytime in the comment section. We'll be happy to resolve your queries. We'll be happy to resolve your doubts. So do ask the question. You are free to ask. And if you are willing, we will arrange the call also to make you understand whatever doubts you have. Thanks for watching our videos. Please like, share and subscribe our channel.